हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावदी, पल्मोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज अपने एक व्यूवर की रिक्वेस्ट पे एक टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर ये हो जाती है तो पेशेंट आईसीयू तक में जा सकते हैं और बहुत डेडली डिजीज़ है और मोर्टेलिटी भी बहुत इसकी ज़्यादा है। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, ये क्या होती है, क्यों होती है, इससे बचने के क्या उपाय हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ताकि आप इस बीमारी से बचे रह सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं बताऊंगा इसका बचाव कैसे करते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है कि कोई भी क्लॉट अगर बॉडी में कहीं भी बन रहा है, वो आकर के अगर लंग की आर्टरी में फंस जाए, जैसे कि ये लंग्स हैं हमारे रेड वाले, और ये रेड कलर की दिखाई है पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग को ब्लड सप्लाई करती है। जो हार्ट की आर्टरी होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट बनता है तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक। और लंग की आर्टरी में अगर ब्लड क्लॉट फंस जाए, जैसे ये रेड वाली है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी मतलब लंग, एम्बोलिज्म मतलब लंग की आर्टरी में क्लॉट का फंसना। अब ये क्लॉट कई चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है। अगर ये थ्रोम्बस होता है, ब्लड क्लॉट होता है प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर ये फैट होता है, जैसे किसी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है किसी पेशेंट में, या हिप फ्रैक्चर होता है, उसकी सर्जरी करी जाती है तो फैट रिलीज होता है। कई बार ये फैट ब्लड में आकर के लंग की आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता है, तो उसको बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म। और अगर कोई ट्यूमर सेल्स होती हैं, जैसे कैंसर पेशेंट में ट्यूमर सेल्स रहती हैं ब्लड में कुछ, तो वो अगर आकर के लंग की आर्टरी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता है तो उसे बोलते हैं ट्यूमर एम्बोलिज्म। और अगर ये एयर होती है, जैसे कई बार हम ड्रिप वगैरह चलाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि एयर अंदर ना जाए, और कई बार बॉडी में मेजर फ्रैक्चर हो जाते हैं और क्रश इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं, तो उसमें क्या है, बॉडी के अंदर एयर एंटर कर जाती है, वो एयर आकर के इसमें पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाती है, तो उसको बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म। तो जो सी चीज़ फंस रही है उसका नाम हम लेकर के बाद में एम्बोलिज्म बोल देते हैं, जैसे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, ट्यूमर एम्बोलिज्म। ठीक है, अब ये हो रही है तो उसका पता कैसे चलता है? तो इसकी प्रेजेंटेशन 3 तरीके से होती है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट होती है कुछ घंटों में, जैसे आपने कोई एयर ट्रैवल किया यूएसए के लिए, तो 18 घंटे तक आपने अपनी लेग मूव ही नहीं करी, या आपको कोई फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर इसलिए बोलते हैं आपने जो लिम्स है उनका मूवमेंट आप करते रहिए ताकि कोई क्लॉट ना बने, और क्लॉट बन के फिर वो हार्ट की आर्टरी में फंस जाता है, तो इसको हम फिर एम्बोलिज्म बोल देते हैं। तो ये एक्यूट कॉज होता है कि कुछ घंटे में ही पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। सब एक्यूट होता है कुछ दिनों में, और क्रॉनिक होता है महीनों से लेके साल में अगर प्रेजेंटेशन होती है तो जो क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है वो क्रॉनिक डिजीजेस में होता है, जैसे कि कैंसर क्रॉनिक डिजीज है, उनमें क्रॉनिक होता है जनरली। और एक्यूट होता है कि सडनली कोई इंजरी हुई, पैर पे इंजरी हुई, चोट लग गई, पैर फूल गया एक तरीके का, जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पैर में क्लॉट जो बनता है वो भी लंग्स की आर्टरी में आकर के फंस सकता है, जिसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। तो कुछ घंटों में हुई एक्यूट, कुछ दिनों में हुई सब एक्यूट, और महीनों से लेकर के साल में प्रेजेंटेशन अगर पेशेंट किया है तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक। तो इसमें सिम्टम क्या होते हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि सिम्टम जानना बहुत जरूरी है। तो पेशेंट को सडनली सांस फूलेगा बहुत तेज और चेस्ट पेन होगा। जिस तरफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जनरली उसी तरफ चेस्ट पेन होता है। जैसे कि ये लंग होता है, तो लंग में क्या होता है कि एम्बोलिज्म की वजह से वहाँ की जो ब्लड सप्लाई हो जाती है वो हैम्पर हो जाती है, और वो उतना लंग का टिश्यू डेड हो जाता है, जैसे हम पल्मोनरी इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसमें जो लंग के अंदर पाइप होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जैसे कि अस्थमा सीओपीडी में इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे इसमें दिखा रखी है, तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल होते हैं पाइप। तो जो हवा जा रही है, हवा तो नॉर्मली जा रही है, लेकिन ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो एक वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाता है। वेंटिलेशन ठीक रहता है, वेंटिलेशन मतलब हवा तो नॉर्मली जा रही है लेकिन परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, जिसे हम VQ भी बोलते हैं। V मतलब वेंटिलेशन और Q मतलब परफ्यूजन। तो परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है और वहां पे ब्लड क्लॉट की वजह से पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है और उसी साइड चेस्ट पेन होता है। हिमोप्सिस हो सकती है, मुंह से खून आ सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है और बीपी कम हो सकता है। अगर बीपी 90 से भी कम हो जाता है, ऊपर वाला बीपी, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल बीपी, और ऐसे पेशेंट में हमको क्लॉट को तुरंत डिसॉल्व करने की दवाइयां देनी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस। तो थ्रोम्बोलिसिस हम करते हैं अनस्टेबल पेशेंट में, जिनका बीपी 90 से कम है, पेशेंट क्रिटिकल है, सीरियस होते जा रहे हैं, आईसीयू में शिफ्ट हो गए। थ्रोम्बोलिसिस क्लॉट को तोड़ने की दवाइयां देते हैं, जैसे एल्टीपेज नाम की दवाई आती है, स्टेप्टोकाइनेज होती हैं, तो वो देते हैं।
और पेशेंट अगर स्टेबल है, बीपी अगर 90 से ऊपर है, तो हम उसमें जो दवाइयाँ देते हैं वो हम एंटीकोगुलेंट नाम की दवाइयाँ देते हैं। तो एंटीकोगुलेंट थ्रोम्बस को, क्लॉट को तोड़ती नहीं है, केवल उसका एक्सटेंशन प्रिवेंट करती है। तो वो हम लंबे समय तक, 6 महीने तक कम से कम, या कई बार लाइफ लॉन्ग भी चलती है। अगर क्रॉनिक डिजीज पेशेंट को है तो वो चलाई जाती है, जिससे क्लॉट का फर्दर एक्सटेंशन ना हो। ठीक है। और पेशेंट को हम ओपीडी बेसिस पे देखते रहते हैं कि पेशेंट अनस्टेबल तो नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट अनस्टेबल हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो उसको आईसीयू एडमिशन तक की भी जरूरत पड़ सकती है। और इसमें बहुत रेयर इंस्टेंसेस में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, या दिल की धड़कन बिगड़ भी सकती है, जिसको हम अरिथमिया बोलते हैं। बहुत तेज दिल की धड़कन हो सकती है, या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट में बताया कि एक थ्रोम्बोलिसिस बताया, क्लॉट तोड़ने की दवाई, एक मैंने आपको बताई एंटीकोगुलेंट, खून पतला करने की। तो खून पतला करने की दवाइयाँ भी कई तरीके की बाजार में है। लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन है, जिसके इंजेक्शंस लगते हैं, सबक्यूटेनियस, जैसे इंसुलिन के लगते हैं। और न्यूअर एक्टिंग एंटीकोगुलेंट्स भी हैं, जैसे कि आपने कोरोना में भी काफ़ी पेशेंट ने ली, जैसे रिवारोक्सीबैन, पिक्साबैन, एडोक्साबैन। ये मुंह से खाने की गोलियाँ होती हैं, बहुत कन्वीनियंट होती हैं, तो ये भी हम देते हैं। और पेशेंट अगर एडमिट है आईसीयू में या वार्ड में, तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन भी हम देते हैं। तो अब मैं इसका प्रिवेंशन बताता हूँ। प्रिवेंशन बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हम अगर इस बीमारी से बचेंगे तो एक बचाव ही इलाज है, ऐसा समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक ही पोजीशन में लगातार ना बैठे रहें 18 घंटे तक, 24 घंटे तक। अगर आप फ्लाइट ट्रैवल भी हैं, फ्रिक्वेंट आप एयर ट्रैवलर हैं, तो अपने लिम्स को, अपने पैरों को मूव करते रहें, हिलाते रहें, हाथ चलाते रहें। और अगर मौका मिले तो थोड़ा सा उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, या हल्का सा वॉक ले सकते हैं अगर आप बहुत लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको फ्रैक्चर है तो आप एक ही पोजीशन में ना पड़े रहें, अपने लिम्स को मूव करते रहें। और कुछ पेशेंट होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, टर्मिनली इल होते हैं, 80-90 साल से ऊपर घर पे रहते हैं, उनका डीवीटी पंप आता है जो हम पैर में बांध देते हैं, उसको ऑन कर देते हैं, तो वो सर्कुलेट करता रहता है, एयर को सर्कुलेट करता रहता है। और एक कंप्रेशन स्टॉकिंग नाम की आती है, जो हम उसको लगा देते हैं, तो वो थोड़ा सा उसको कंप्रेस करती है और मूवमेंट होती रहती है, तो वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ठीक है। तो बचाव में यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक ही पोजीशन में ना बैठे रहे, बहुत लंबे समय तक मूवमेंट करते रहें, अपने पैरों की साफ सफाई रखें, क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन पैरों से ही होता है। पैरों में अगर चोट लगे तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अगर एक पैर में स्वेलिंग है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, ये क्लॉट के लक्षण हो सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।